तो हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल देव एजुकेयर और आज के इस धमाकेदार सेशन में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशन के माध्यम से हम लोगों ने लेखा शास्त्र हिंदी मीडियम में कक्षा 12वीं के अध्याय 1 में क्या देखा था भैया? क्या देखा था सर, बता दीजिए हमको। हमने प्यारे बच्चों लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है और लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है इसके बारे में अध्ययन करा था और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल भी बना करके देखे थे कि आखिर लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस धमाकेदार सेशन के माध्यम से हम लोग क्या अध्ययन करेंगे सर? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि साझेदारों के पूंजी खाते में कौन कौन से लेन देनों को लिखा जाता है और साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं, जानेंगे उसका प्रारूप और एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखने वाले हैं इस सेशन के माध्यम से प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं आज के हमारे इस सेशन की ओर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला बोला गया कि भैया साझेदारों के पूंजी खाते। तो प्यारे बच्चों, जितने भी व्यापारिक संस्थान होते हैं, जितने भी व्यापारिक संगठन होते हैं, वो क्या करते हैं, फर्म में समस्त साझेदारों से संबंधित कि जितने भी साझेदार आपके व्यापार में क्या है भैया, साझेदारी में प्रवेश किए हुए हैं, उनसे संबंधित जितने भी सौदे होंगे, ठीक है, मतलब जो भी लेन देन होंगे उसको किस में लिखेंगे? हिसाब किताब की पुस्तकों में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? हिसाब किताब की पुस्तकों में। और कौन कौन सी लेखों को लिखेंगे, कौन कौन से लेन देनों को लिखेंगे? तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों, उनके पूंजी खाते में क्या किया जाता है, उनके पूंजी खाते के माध्यम से, मतलब साझेदारों के पूंजी खाते में क्या किया जाता है, साझेदारों के द्वारा लाई गई नगद पूंजी, माल, अतिरिक्त पूंजी, ऋण, आहरण पूंजी, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन इत्यादि का क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। प्यारे बच्चों एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो भी फर्म में साझेदार प्रवेश किए हुए हैं, ठीक है, जैसे कि हमने क्या किया था, एक एग्जाम्पल सेट करा हुआ था किसका भैया, कि शक्ति दुबे जी, तरंग खुराना जी और राजेश मिरानी जी एक साझेदारी फर्म में कार्यरत हैं। तो उन्होंने क्या किया, कुछ पूंजी लगाई थी नगद के रूप में, कुछ माल लगाया था, अतिरिक्त पूंजी लगाई थी, ऋण दिए थे शक्ति दुबे जी ने, आहरण किया हुआ था तरंग खुराना जी ने, क्या किया था, तो उनको हमको पूंजी पर ब्याज देना था, आहरण पर ब्याज देना था, किसी को कमीशन देना था, किसी को वेतन देना था, तो किसी को प्यारे बच्चों बोनस देना था। तो ये जो सारे लेन देन हमने बताए आपको, वो किससे रिलेटेड हैं, किससे संबंधित हैं? साझेदारों से संबंधित हैं सर। किससे संबंधित है बच्चों? साझेदारों से संबंधित है। ठीक है, तो साझेदारों के पूंजी खाते में बच्चों होता यूं है कि साझेदारों से संबंधित जितने भी लेन देन होंगे उन सभी लेन देनों को हम किस में लेखा करते हैं? साझेदारों के पूंजी खाते में। प्यारे बच्चों किस में लेखा करते हैं, बोलिए? साझेदारों के पूंजी खाते में प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की किन किन पद्धतियों से हम क्या करते हैं, खाते तैयार करते हैं प्यारे बच्चों। तो मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि जो साझेदारों के पूंजी खाते हम तैयार करते हैं तो उसमें दो पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। कितने पद्धतियों का बोलिए? दो पद्धतियों का। कौन कौन सी वो पद्धति है? तो सबसे पहला पद्धति है प्यारे बच्चों स्थिर पूंजी पद्धति। कौन सी पद्धति बोलिए? स्थिर पूंजी पद्धति। बाद में आ जाता है भैया कौन सा? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। कौन सा है तेजस? परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि स्थिर पूंजी पद्धति मतलब कहा जाता है कि जो भी साझेदार होते हैं उनके द्वारा लगाई गई जो भी पूंजी है वो प्रति वर्ष समान रहती है, उसकी पूंजी जो है कभी परिवर्तित नहीं होगी। मतलब मान के चलिए शक्ति दुबे जी ने 2 लाख रुपए की राशि लगाई थी, तरंग खुराना ने 1.5 लाख रुपए की राशि लगाई थी और राजेश मिरानी जी ने 3 लाख की राशि लगाई थी। तो उनके द्वारा लगाई गई जो भी पूंजी होगी प्यारे बच्चों, ठीक है, वो क्या रहेगी? प्रति वर्ष समान ही रहेंगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। तो स्थिर पूंजी पद्धति का अर्थ यही है कि आपकी पूंजी जो है वो स्थिर रहती है, अपरिवर्तनशील रहती है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमने बोला कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति। तो परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में प्यारे बच्चों होता यूं है कि आपके जो भी साझेदार हैं आपके व्यापार में, उन साझेदारों की पूंजी प्रति वर्ष क्या होती रहती है? बदलती रहती है, क्योंकि ये इसका नाम ही बोला गया परिवर्तनशील पूंजी पद्धति।
पद्धति जिससे क्या होती है, जो भी साझेदार हैं उनकी पूंजी परिवर्तित होती रहती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों स्थिर पूंजी पद्धति के अंतर्गत दो खाते तैयार किए जाते हैं। क्योंकि जो भी साझेदार होते हैं उनका जो पूंजी होता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। इसीलिए स्थिर पूंजी पद्धति में प्यारे बच्चों दो खाते तैयार किए जाते हैं। एक तो होता है कौन सा, साझेदारों का पूंजी खाता। कौन सा बोलिए, साझेदारों का पूंजी खाता। और दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता। कौन सा है बोलिए, साझेदारों का चालू खाता। तो प्यारे बच्चों जो साझेदारों के पूंजी खाते हैं उसमें साझेदारों के पूंजी को ही बस लेखा किया जाता है। किसका लेखा किया जाता है, साझेदारों के जो भी पूंजी है उनका लेखा हम किसमें करेंगे, स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग साझेदारों के पूंजी खाते में। और अन्य व्यवहार जैसे कि हमने देखा कि भैया माल लगा दिए, माल मतलब जो भी उत्पादित वस्तु है उस फैक्ट्री में या उस व्यापार में वो माल लगा दिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऋण पर ब्याज लिया। ठीक है, व्यापारी के द्वारा क्या किया जाता है, व्यापार से ऋण पर ब्याज लिया जाता है, आहरण पर ब्याज दिया जाता है, पूंजी पर ब्याज लिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, वेतन दिया जाता है किसी व्यापारी को, तो किसी को कमीशन दिया जाता है, किसी को तो बोनस दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो सारे लेन देन हम बता रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, व्यापारियों से। सर किससे रिलेटेड है बेटा, व्यापारियों से। तो जो भी व्यापारी से रिलेटेड अन्य लेन देन होंगे सिवाय व्यापारी की पूंजी को छोड़ करके स्थिर पूंजी पद्धति में, तो बाकी लेन देनों को हम कहाँ लिखेंगे सर, साझेदारों के चालू खाते में लिखेंगे। प्यारे बच्चों किसमें लिखेंगे बताइए, साझेदारों के चालू खाते में। ठीक है, नेक्स्ट बोलिए कि परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में कौन सा खाता बनाते हैं सर, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में प्यारे बच्चों एक ही खाता बनता है। क्योंकि जो भी व्यापारी होते हैं उनका जो पूंजी होता है वो क्या होता रहता है, हमेशा परिवर्तित होते रहता है। ठीक है, परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में क्या होता है कि जो भी व्यापारी होंगे उसका पूंजी प्रति वर्ष परिवर्तित होते रहता है। इसीलिए कहा गया भैया कि हम साझेदारों के पूंजी खाते अगर परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग बना रहे हैं तो केवल और केवल साझेदारों का पूंजी खाता बनाया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, जिसमें हम साझेदारों के पूंजी को भी लेखा करने वाले हैं उसी में। ठीक है, तो आइए चलते हैं और साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते स्थिर पूंजी पद्धति से किस तरीके से बनाया जाता है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बोला कि साझेदारों के पूंजी खाते में स्थिर पूंजी पद्धति से क्या किया जाता है कि केवल और केवल क्या किया जाता है, साझेदारों की पूंजी को ही लेखा मात्र करते हैं। क्या करते हैं, लेखा मात्र करते हैं। किसको, साझेदारों की पूंजी का। जैसे कि यहाँ पास मैंने दो साझेदार बना दिए भैया। यहाँ पास साझेदारों के पूंजी खाते में प्यारे बच्चों दो पहलू होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने सिक्के के दो पहलू देखे होंगे, चीट और पट देखे होंगे। ठीक उसी प्रकार से क्या होता है कि साझेदारों के पूंजी खाते में भी दो पक्ष होते हैं, क्योंकि ये दो पक्षों का लेन देन होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास जैसे कि पहला पक्ष हो गया हमारा कौन सा, विकलन पक्ष, और दूसरा पक्ष हो गया कौन सा, समाकलन पक्ष। कौन सा है पहला, विकलन पक्ष, और दूसरा होता है हमारा समाकलन पक्ष प्यारे बच्चों। ठीक है, तो जैसे कि पहले पक्ष विकलन पक्ष में क्या है, विवरण अ और ब, मतलब यहाँ पास अ और ब नाम से कोई दो व्यक्ति हैं जो व्यापारी हैं और एक व्यापार में साझेदारी में काम करने वाले हैं बेटा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से विवरण हमने बना दिया अ और ब का फिर से कॉलम बना दिया, क्योंकि समाकलन पक्ष में भी उनकी राशियों की गणना की जाएगी, उनकी राशियों का लेखा किया जाएगा प्यारे बच्चों, उनके द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखा किया जाएगा। मतलब यहाँ पास बोला गया कि शेष लाया गया, तो प्यारे बच्चों जब समाकलन पक्ष में बताया गया है कि शेष लाया गया तो व्यापारियों के द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखा मात्र हम किस में करने वाले हैं, इस साझेदारों के पूंजी खाते में। ठीक है, जैसे कि अ ने क्या कर दिया, 20,000 रुपए की पूंजी लगाई प्यारे बच्चों। अ ने क्या कर दिया, 20,000 रुपए की पूंजी लगाई। ठीक उसी प्रकार ब ने क्या कर दिया, 10,000 रुपए की पूंजी मात्र उन्होंने अपने व्यापार के संचालन कार्य में मदद की है। ठीक है,
तो यहाँ पास हमने क्या किया, अ और ब का क्या किया, पूंजी मात्रा का लेखा किया। तो यहाँ पास नीचे में हम क्या करेंगे, उसका टोटल करेंगे। सर और कुछ लिखना है क्या, तो नहीं प्यारे बच्चों, मात्र आपको टोटल करने हैं। और आपका बन गया भैया कौन सा खाता, साझेदारों का पूंजी खाता। किस पद्धति से, तो स्थिर पूंजी पद्धति से। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पास क्या आएगा सर, तो यहाँ पास क्या लिखोगे आप लोग, शेष लेगा। शेष लेगा का तात्पर्य क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, शेष ले गया। क्या होता है, शेष ले गया। ठीक है, तो यहाँ पास भी आप अमाउंट डाल दीजिएगा 20,000 रुपए, और यहाँ पास डाल दीजिएगा 10,000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये तो हुआ साझेदारों का पूंजी खाता स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग। आइए चलते हैं हम साझेदारों के चालू खाते में स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग। तो प्यारे बच्चों मैं बता दूं कि साझेदारों के चालू खाते में भी दो पक्ष होते हैं, विकलन और समाकलन, जैसे कि साझेदारों के पूंजी खाते में होते हैं। प्यारे बच्चों साझेदारों के चालू खाते में, ठीक है, एक ट्रिक आपको फॉलो करने हैं, एक नहीं भैया 2 ट्रिक फॉलो करने हैं। कौन सी वो ट्रिक है सर, हमको भी बता दो। तो मैं बताता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, साझेदार से रिलेटेड जितने भी आपके व्यवहार होते हैं, मतलब लेन देन होते हैं, केवल और केवल उन्हीं लेन देनों को हम क्या करते हैं, साझेदारों के चालू खाता में लिखते हैं और साझेदारों के पूंजी खाता में लिखते हैं प्यारे बच्चों। मतलब अगर किसी को वेतन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, पूंजी पर ब्याज दे रहे हैं, किसी से आहरण ले रहे हैं, या सॉरी किसी से आहरण पर ब्याज ले रहे हैं, या कोई आहरण कर रहे हैं, तो ये किनके लेन देन होते हैं, ये साझेदारों के लेन देन होते हैं प्यारे बच्चों। और इसी को हम क्या करते हैं, साझेदारों के चालू खाता और साझेदारों के पूंजी खाता में लेखा करने का कार्य मात्र करते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये तो हुआ पहला ट्रिक, और दूसरा हुआ कौन सा ट्रिक, तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब आप लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता बनाए, तो जिन पक्षों को आपने डेबिट किया हुआ था, जिन पक्षों को आपने लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में लिखा हुआ था, उन सारे पक्षों को क्या करते हो आप उठा करके देख लीजिए। मैं बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग कि आप साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हो प्यारे बच्चों। किस पक्ष में लिखते हो, साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हो। ठीक है, ठीक उसी का उल्टा प्यारे बच्चों, जब आप लोगों ने लाभ हानि नियोजन खाता तैयार किया, तब आपने क्या करा था कि भैया क्रेडिट पक्ष में भी कुछ चीजें लिखी हुई थी, तो जो चीजें आप क्रेडिट पक्ष में लिखते हो उसी को आप साझेदारों के चालू खाते के किस पक्ष में लिखते हो प्यारे बच्चों, डेबिट पक्ष में लिखते हो, मतलब विकलन पक्ष में लिखते हो। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पास बोला गया शेष लाया गया प्रारंभिक शेष, यहाँ पास भी बोला गया शेष लाया गया प्रारंभिक शेष। ठीक है, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, चूंकि आपने स्थिर पूंजी पद्धति का चयन किया है, और स्थिर पूंजी पद्धति में 2 खाते बनते हैं, एक तो साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरा होता है साझेदारों के चालू खाते। चूंकि आपने साझेदारों के पूंजी खाते में क्या कर लिया है, साझेदारों के द्वारा लगाई गई पूंजी का लेखा कर लिया है प्यारे बच्चों, तो आपको अब इस शेष लाया गया प्रारंभिक पूंजी की आवश्यकता नहीं है साझेदारों के चालू खाते बनाते वक्त। ठीक है, तो यहाँ पास कौन कौन सी चीजें लिखेंगे सर, तो प्यारे बच्चों आहरण से मतलब कोई ऐसा साझेदार है जिन्होंने क्या किया कि आपके व्यापार से कुछ पैसे या कुछ रकम या कुछ माल या कुछ वस्तुएं क्या की हैं, अपने निजी प्रयोग के लिए निकाल लिए हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, उसी को तो हम आहरण कहते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उस आहरण की गई रकम को हम किस में लिखेंगे, साझेदारों के चालू खाते के डेबिट पक्ष में लिखेंगे। और ध्यान दीजिए आप कहाँ लिखते थे इसको, लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते थे। मैंने आपको बोला कि जो चीजें आप लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हो उसी को आप लाभ हानि नियोजन खाते साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखते हो, और जो चीजें आप लाभ हानि नियोजन खाते के भैया क्रेडिट पक्ष में लिखते हो उन्हीं चीजों को आप साझेदारों के चालू खाते में किस पक्ष में लिखते हो, डेबिट पक्ष में लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पास आहरण से, आहरण पर ब्याज खाता से, तो आहरण पर ब्याज भी हम किस पक्ष में लिखते थे, क्रेडिट पक्ष में लिखते थे लाभ हानि नियोजन खाता के। ठीक है, यहाँ पास बोला गया लाभ हानि खाता से, तो प्यारे बच्चों
यदि जो भी साझेदार हैं उनको लाभ होता था तो हम उनको किस पक्ष में लिखते थे? किस पक्ष में लिखते थे बताइए? डेबिट पक्ष में। यदि लाभ होता था तो डेबिट पक्ष में, और यदि हानि होती थी तो हम उसको किस पक्ष में लिखते थे प्यारे बच्चों? क्रेडिट पक्ष में। तो यहाँ पास जो चीजें आपने क्रेडिट की हुई थी उसी को यहाँ पास क्या कर रहे हो? डेबिट कर रहे हो। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज आप कहाँ लिखते थे? लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में। लेकिन आप साझेदारों के पूंजी खाते में या साझेदारों के चालू खाते में उसको कहाँ लिखोगे? क्रेडिट पक्ष में, समाकलन पक्ष में। कहाँ लिखोगे प्यारे बच्चों? क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, यहाँ पास बोला गया वेतन खाता को, किसको बोला गया? वेतन खाता को। वेतन खाता को कहाँ लिखते थे सर? लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में। ठीक है, कमीशन खाता को, कमीशन को भी आप कहाँ लिखते थे? लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में लिखते थे। लाभ हानि खाता को प्यारे बच्चों, यदि आप व्यापारी को क्या होता था? लाभ होता था, तो आप उस लाभ को कहाँ लिखते थे? लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में। और उन सारी चीजों को प्यारे बच्चों आपने कहाँ लिखी है? जो चीजें लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में लिखी हुई थी उसी को आपने क्या किया भैया? साझेदारों के चालू खाता और साझेदारों के पूंजी खाता में आपने क्या कर डाला? क्रेडिट पक्ष में कर डाला। ठीक है, मतलब जो चीजें साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ हानि नियोजन खाते के डेबिट पक्ष में लिखी है वो साझेदारों के चालू खाते या पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखी जाएंगी, और जो चीजें लाभ हानि नियोजन खाता के डेबिट पक्ष में लिखी हुई क्रेडिट पक्ष में लिखी हुई है उसको आप कहाँ लिखते हो? साझेदारों के पूंजी खाते या साझेदारों के चालू खाते के डेबिट पक्ष में लिखते हो प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आइए देखते हैं साझेदारों के पूंजी खाते, ये परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग है। तो इसमें कुछ और ज्यादा तो है नहीं प्यारे बच्चों। इसमें क्या करते हैं? प्रारंभिक शेष, मतलब इस परिवर्तनशील पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग हम देखें तो साझेदारों के पूंजी खाता केवल और केवल मात्र बनता है, उसमें क्या जुड़ जाता है? यहाँ पास साझेदारों के चालू खाते में हमने प्रारंभिक शेष नहीं लिखा, तो यहाँ पास हम क्या करते हैं? उसी प्रारंभिक शेष को, मतलब इन पूंजी को हम क्या कर लेते हैं? उसी को यहाँ पास एक और एड ऑन कर लेते हैं और बाकी वैसे का वैसा ही लिखते हैं जैसे कि साझेदारों के चालू खाते में लिखा जाता है। ठीक है, तो आई बात समझ में प्यारे बच्चों? अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते चलोगे प्यारे बच्चों, तो मैंने जैसा कि बोला 101% नहीं, अब 1000% आपको गारंटी देता हूं कि भैया अगर आपने इन स्टेप्स को फॉलो किए तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए एक उदाहरण से और समझने का प्रयास करते हैं और बनाते हैं स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग आखिर साझेदारों के चालू खाते कैसे बनाए जाते हैं, साझेदारों के पूंजी खाते कैसे बनाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन की बदौलत, और ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है, जय और विजय नाम का एक व्यक्ति है बेटा। ठीक है, जय और विजय नाम के दो व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं बोलिए? दो व्यक्ति, जिन्होंने क्या किया? एक संस्था का संचालन कर रहे हैं और 3:2 के अनुपात में क्या करते हैं? लाभ हानि का बंटवारा करते हैं। ठीक है, किस अनुपात में? 3:2 के अनुपात में। ठीक है, उन्होंने क्या करा? किसने? जय और विजय ने क्या किया कि जय ने 50,000 रुपए की पूंजी लगाई और विजय ने 40,000 रुपए की पूंजी अपने व्यवसाय में लगाई है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर बताया गया कि विजय जो है वो 10,000 रुपए वार्षिक वेतन पाने का अधिकारी है प्यारे बच्चों। कितने रुपए बताइए? 10,000 रुपए। किसको मिलता है वेतन? विजय को मिलता है सर। किसको मिलता है बताइए? विजय को। ठीक है, और बोला गया कि भैया पूंजी पर, मतलब व्यापारियों के द्वारा जो भी पूंजी लगाई गई है जय और विजय के द्वारा, उनकी पूंजी पर 5% प्रति वर्ष की दर से क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा बताइए? ब्याज दिया जाएगा। तथा आहरण पर भी उसी दर से, आहरण पर भी 5% प्रति वर्ष की दर से क्या लिया जाएगा? ब्याज लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा बताइए? ब्याज लिया जाएगा। ठीक है, और बताया गया कि वर्ष में जय ने कितने हजार रुपए का आहरण किया? 8,000 रुपए का। और विजय ने कितने हजार रुपए का आहरण किया? 15,000 रुपए का। ठीक है, यहाँ पास बोला गया प्यारे बच्चों निकाले। 8,000 एवं विजय ने 15,000 रुपए की राशि निकाल ली, मतलब आहरित कर ली। ठीक है, जिन पर ब्याज के
प्यारे बच्चों, आप सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि जो लैन है उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था। तो चलिए हमारे सेशन की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने देखा कि जय और विजय ने क्रमशः कितने कितने हजार रुपए की आहरण की राशि निकाली थी। जय ने निकाली थी 8,000 रुपए की और विजय ने निकाली थी प्यारे बच्चों 15,000 रुपए की राशि। ठीक है, जय ने 8,000 रुपए आहरित किए थे, तो उसी प्रकार विजय ने कितने रुपए आहरित किए थे, 15,000 रुपए की राशि प्यारे बच्चों आहरित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, विजय के द्वारा। उनके द्वारा निकाले गए राशि पर प्यारे बच्चों क्रमशः 200 रुपए और 300 रुपए के ब्याज की गणना करके हमको पहले से दे दी गई है। कितने रुपए बोलिए, 200 रुपए और 300 रुपए। जितने भी समायोजन है प्यारे बच्चों, ठीक है, उन समायोजनों को करने के पहले वर्ष 2007 का जो लाभ है वो कितने रुपए बताया गया है, बताइए, 31,000 रुपए बताया गया है। सर कितने रुपए बताइए, 31,000 रुपए बताया गया है हमको प्यारे बच्चों। और बोला गया कि साझेदारों के पूंजी खाते हमको बनाने के लिए कहा गया है जब पूंजी क्या हो, स्थायी हो प्यारे बच्चों। मतलब हमको कितने खाते बनाने हैं, 2 खाते बनाने। कौन कौन से बताइए, एक तो हो गया साझेदारों का पूंजी खाता और प्यारे बच्चों दूसरा होता है कौन सा, साझेदारों का चालू खाता। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने लाभ हानि नियोजन खाता में एक कार्यविधि तैयार करी थी, ठीक उसी प्रकार से हम जब भी लाभ हानि नियोजन खाता, साझेदारों की पूंजी खाता, साझेदारों के चालू खाता या कोई ऐसा भी खाता हो जिसको हम बना रहे हैं, तो उससे पूर्व हमको क्या कर लेना चाहिए, कार्यविधि कर लेनी चाहिए, ताकि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही सही बन पाए और उसी ट्रिक की बदौलत हम उस क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो आइए, जय और विजय की हमको अनुपात दे दी गई कि 3:2 के अनुपात में वो क्या है, साझेदार हैं। ठीक है, साझेदारी में उन्होंने क्या क्या किया भैया, तो जय ने 50,000 रुपए की राशि लगाई और विजय ने 40,000 रुपए की राशि लगाई। ठीक है, तीसरे पॉइंट में हमको बताया गया कि विजय को बेटा 10,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाता है। कितने हजार रुपए बताइए, 10,000 रुपए वार्षिक वेतन दिया जाता है। ठीक है, और बोला गया कि जो पूंजी है उनके द्वारा लगाई गई जो भी पूंजी है उन पर 5% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है। उनको ब्याज क्या करते हैं, हम देते हैं। ठीक है, न कि लेते हैं। और आहरण पर यहाँ पास बोला गया 8,000 और 15,000 रुपए की आहरित राशि है, उस पर भैया क्या किया जाता है, 200 रुपए और 300 रुपए क्रमशः उनसे आहरण पर ब्याज लिया जाता है। और बोला भी गया कि 2007 का लाभ कितने रुपए था, 31,000 रुपए था प्यारे बच्चों। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारा था कि भैया पूंजी पर ब्याज प्रति वर्ष दिया जाता है। तो जय ने कितने रुपए पूंजी लगाई थी, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपए की राशि का अगर प्यारे बच्चों हम कितने परसेंट निकाले, 5% निकाले, तो टोटल होता है 2,500 रुपए। कितने होते हैं बताइए, 2,500 रुपए। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोग 40,000 रुपए की राशि का 5% अगर निकाले प्यारे बच्चों, तो वो अमाउंट होता है 2,000 रुपए। कितने होते हैं बताइए, 2,000 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब एक चीज और यहाँ पास बोला गया कि जितने भी समायोजन है उसको करने के पहले 31,000 रुपए था। तो एक्चुअल में आखिर जो 2 साझेदार हैं जय और विजय, उनको प्रॉफिट कितना हुआ था, तो वो प्रॉफिट की राशि हमको निकालनी होगी, ताकि हम साझेदारों के चालू खाता बनाते समय उस धनराशि को साझेदारों के चालू खाते में भी लिख पाए। ठीक है, तो यहाँ पास यदि हम देखें तो लाभ हानि नियोजन खाते का विकलन पक्ष में पूंजी पर ब्याज 2,500 रुपए के बनते हैं और जय का 2,500 रुपए और विजय का कितना बना, 2,000 रुपए। ठीक है, उसी प्रकार वेतन हम किसको देते हैं प्यारे बच्चों, वेतन किसको देते हैं बताइए, विजय को। कितने रुपए, 10,000 रुपए। तो यहाँ पास जो लाभ हानि नियोजन खाता बनाते बच्चों, तो उस टाइम जो लाभ हानि नियोजन खाते का विकलन पक्ष है उसका टोटल अमाउंट होता है 14,500 रुपए। ठीक है, और उसी प्रकार अगर हम समाकलन पक्ष की गणना करते, तो समाकलन पक्ष में प्यारे बच्चों देखिए, लाभ की तो गणना करते 31,000 रुपए, पर उसके बावजूद हमको बोला गया कि आहरण पर जो ब्याज हमने लिए हैं उनसे 200 रुपए और 300 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितने होते हैं, 31,000 में हम 200 प्लस 300 ये जोड़ दे तो टोटल होता है 31,500 रुपए। कितने होता है, 31,500 रुपए होता है प्यारे बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों,
अब इस 31,500 में यदि हम माइनस करें कितने रुपए, 14,500 रुपए, तो टोटल जो धनराशि बचती है प्यारे बच्चों वो बचती है कितने रुपए सर, 17,000 रुपए। प्यारे बच्चों कितने रुपए बचता है बताइए, 17,000 रुपए हमारे पास बच जाता है, जिनको हमको क्या करना है, जय और विजय को उनके द्वारा बताए गए अनुपात मतलब 3:2 के अनुपात में विभाजित कर देने हैं प्यारे बच्चों। कितने अनुपात में, 3:2 के अनुपात में। तो आइए लाभ हानि का विभाजन करते हैं हम लोग और देखते हैं कि जय और विजय को कितनी धनराशि प्राप्त होती है लाभ के रूप में उसके व्यापार से। ठीक है, तो जय का यदि हम लोग लाभ निकाले प्यारे बच्चों, 17,000 गुणित 3 करते हैं, बटे में 5 करते हैं। सर आपने गुना 3 से किया, बटे में 5 लिखा, ऐसा क्यों, ये फंडा हमको समझ में ही नहीं आया। प्यारे बच्चों यहाँ पास देखिए, जय का हिस्सा कितना है 3 और विजय का हिस्सा कितना है 2, मतलब जो यहाँ पास बोला गया 17,000, तो 17,000 के हमको 5 हिस्से करने हैं, जिसमें से 3 हिस्सा किसका है, जय का, और 2 हिस्सा किसका है, विजय का। और इन 3 और प्लस हम करते हैं प्यारे बच्चों 2, तो होता है ये क्या, 5। क्या होता है, 5। ठीक है, तो 17,000 का हम क्या करें, 3/5 हिस्सा निकाले तो हमारे पास जो अमाउंट आता है प्यारे बच्चों वो अमाउंट होता है 10,200 रुपए। कितने होते हैं बताइए, 10,200 रुपए। ठीक है, विजय का अगर हम लोग अमाउंट निकाले प्यारे बच्चों 17,000 में से हम क्या करते हैं, 2/5 हिस्सा निकालते हैं, तो उसका अमाउंट निकल जाता है प्यारे बच्चों कितने रुपए बताइए, 6,800 रुपए। कितने रुपए निकलते हैं बताइए, 6,800 रुपए। तो हमने तो ये गणना कर ली। अब आइए साझेदारों के पूंजी खाते और चालू खाते में इसी को क्या करते हैं, लेखा मात्र करते हैं, और ये हमारा सवाल क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले भैया शेष लाया गया। ठीक है, शेष लाया गया क्यों सर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, स्थिर पूंजी पद्धति के अकॉर्डिंग साझेदारों के पूंजी खाते और साझेदारों के चालू खाते तैयार कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ 2 खाते हमने बना दिए, साझेदारों का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता। शेष लाया गया, जय की पूंजी कितनी थी शुरुआत में, 50,000 रुपए उन्होंने लगाए थे। कितने रुपए लगाए थे बताइए, 50,000 रुपए। विजय ने कितने लगाया था, 40,000 रुपए। कितना रुपए, 40,000। अब इसका टोटल अमाउंट कर दो, 50,000 का 50,000, 40,000 का 40,000। अब इधर भी उतना ही अमाउंट आना चाहिए प्यारे बच्चों, जय का इधर 50,000 होना चाहिए और विजय का विकलन पक्ष में भी 40,000 रुपए होना चाहिए। अब ये क्या करेगा, शेष लेगा। क्या करेगा, शेष लेगा। लेगा का तात्पर्य होता है ले गया। कितने रुपए, जय ने लिया 50,000 रुपए। कितने रुपए बताइए, 50,000। और विजय ने लिया प्यारे बच्चों कितने रुपए, 40,000 रुपए। सर कितने रुपए, 40,000 रुपए। ठीक है, तो आइए देखते हैं साझेदारों के चालू खाता है, ये तो हमारा बन गया साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, अब देखते हैं साझेदारों का चालू खाता। प्यारे बच्चों जैसा कि हमने बोला आप लोगों को कि जब भी आप लाभ हानि नियोजन खाता बनाते हो उसके डेबिट पक्ष में जो चीजें लिखते हैं उसको साझेदारों के चालू खाते या पूंजी खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पास बोला गया, हम किसको छोड़ देते हैं, प्रारंभिक शेष को। यहाँ पास प्रारंभिक शेष को हम छोड़ देते हैं, पूंजी पर ब्याज। तो यहाँ पास साझेदारों की पूंजी पर हमने क्या लिया, ब्याज लिया। तो यहाँ पास लिख दीजिए पूंजी पर ब्याज को। यहाँ पास जब भी आप क्या करोगे, किसी भी लेखा को क्या करते हो आप, लेन देन को क्या करते हो आप, लेखा करते हो किस ओर भैया, साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष की ओर। क्योंकि वो पहले से ही हमने क्या कर रखा था, लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट पक्ष में लिखा हुआ था, तो उसको हम क्या कर, डेबिट पक्ष में लिखा हुआ था तो उसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो उसका उल्टा कर रहे हैं तो उसको को करके प्रदर्शित करते हैं प्यारे बच्चों। तो साझेदारों के पूंजी पर ब्याज खाता को, तो जय को कितना ब्याज मिला, 2,500। कितना बताइए, 2,500। और विजय को मिला 2,000 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट बोला गया कि भैया वेतन, क्या आप किसी को वेतन दे रहे हो क्या, तो जी हाँ सर हम किसी को वेतन दे रहे हैं। किसको वेतन दे रहे हैं, विजय को। किसको दे रहे हैं बेटा, विजय को। यहाँ वेतन खाता को। ठीक है, किसको दे रहे हैं वेतन, विजय को। कितने रुपए दे रहे हैं, 10,000 रुपए वार्षिक। कितने रुपए, 10,000 रुपए वार्षिक।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, और कोई लेन देन है क्या जो हमने उस पर नहीं लिखा? ठीक है, तो यहाँ पास एक और लेन देन बच गया, लाभ हानि खाता को। यहाँ पास साझेदारों को क्या हुआ था? लाभ हुआ था प्यारे बच्चों, कितने रुपए का बताइए? 17,000 रुपए का। ठीक है, तो उसको किधर लिखेंगे हम लोग? साझेदारों के चालू खाते के क्रेडिट पक्ष में। ठीक है, यहाँ पास जय को कितना लाभ हुआ था? 10,200 का। कितने रुपए का? 10,200 का। और विजय को कितने रुपए का लाभ हुआ था? 6,800 रुपए का। ठीक है, अब ये टोटल अमाउंट हम लोग देख लें कितना रुपए होता है। नहीं सर, उससे पहले इधर का तो भी लिख लो, विकलन पक्ष का। तो विकलन पक्ष में भी देख लेते हैं कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आहरण की राशि लिख लेते हैं प्यारे बच्चों। उन्होंने क्या किया था? आहरित किए थे। किसने भैया? तो यहाँ पास जो जय और विजय नाम की जो दो साझेदार हैं उन्होंने। ठीक है, तो जय ने कितने रुपए आहरित किए थे फर्म से? 8,000 रुपए की राशि। ठीक है, और विजय ने कितने रुपए आहरित किए थे? 15,000 रुपए की राशि। ठीक है, आहरण पर ब्याज प्यारे बच्चों, आहरण पर जो ब्याज है उसको भी हम साझेदारों के चालू खाते में डेबिट पक्ष में लिखने वाले हैं। आहरण पर ब्याज खाता सी। ठीक है, तो आहरण पर ब्याज कितना कितना रुपए निकाल करके दे दिया गया? 200 और 300 रुपए। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट बोला गया क्या? और कुछ है क्या? नहीं सर। तो इसको अब टोटल अमाउंट कर लिया जाए क्या? बिल्कुल सर। कितने रुपए हो जाता है? ये 0 का 0 और ये 0 का 0, 8 का 8 हो गया हमारे पास। और ये 6 और 2 8 फिर से हो गया सर। ठीक है, और ये 1 का प्यारे बच्चों 1, मतलब 18,800 रुपए। और इधर का अमाउंट कितना हो रहा है सर? ये 0 बटे सन्नाटा, फिर 0 बटे सन्नाटा, और 5 और 2 कितने होते हैं हमारे पास? 7। और यहाँ पास 2 और 0 हमारे पास हो गए 2, और फिर आ गया 1। तो यहाँ पास 12,700। तो इतना ही अमाउंट विकलन पक्ष में भी होना चाहिए प्यारे बच्चों, 12,700 और कितना? 18,800। ठीक है, तो इधर है क्या उतने अमाउंट? नहीं सर। यहाँ पास 15,000 रुपए और 300 रुपए, तो कितने होते हैं टोटल? 15,000 प्लस 300, तो 15,300। 15,300 अगर हम लोग माइनस करते हैं प्यारे बच्चों किसमें? 18,800 में, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितने बच जाते हैं? 3,500 रुपए। ठीक है, कितने रुपए बच जाते हैं? 3,500 रुपए। और यहाँ पास देखिए 12,700, और ये कितना अमाउंट है? 8,200। तो प्यारे बच्चों अगर मैं 8,200 को माइनस करूं किसमें सर? तो यहाँ पास कितने रुपए हैं? 12,800। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कितने बचेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पास बच जाएंगे क्या? 4,500। कितने रुपए बच जाएंगे सर? 4,500। तो ये किस रूप में आया है? शेष लेगा के रूप में। मतलब जो जय और विजय है वो क्या करेगा? शेष लेगा। 4,500 जय लेगा और 3,500 विजय लेगा। तो प्यारे बच्चों ये जो हमारा साझेदारों का चालू खाता है, आप उसी स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा जो स्टेप्स मैं आप लोगों को बताते आ रहा हूं। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।